सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 2 जो विज्ञान वर्ग का होता है उसमें 60 प्रश्न होते हैं, जिसमें 30 गणित के होते हैं और 30 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के होते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग आज दूसरे पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने 2011 के प्रश्न पत्र पर चर्चा की थी। आज हम लोग 29 जनवरी 2012 के पेपर पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्यों किसी का आंसर क्या है, पेडागोगी जो समस्या है सबकी, उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। पहला पेपर पेंसिल परीक्षा, दूसरा आईसीटी, तीसरा परियोजना कार्य, चौथा है गणित प्रयोगशाला। देखो, कुछ भी जो यहाँ पर क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो, और क्षेत्रफल में जब हम योगात्मक आकलन की विधि की बात करते हैं तो उसमें पेपर पेंसिल की आवश्यकता सबसे पहले और सभी विधियों में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आएगा पेपर पेंसिल परीक्षा पद्धति आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है कि 10 का वर्ग निकालता है और 10 का वर्ग निकालने के लिए उसके टुकड़े करता है। 5 + 5 का स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 100। 10 का स्क्वायर निकाल लेता है। फिर उसी 10 का 4 और 6 के रूप में टुकड़ा करता है, जहाँ पे एक 6 और दूसरा ये 4। फिर 8 और 2 में टुकड़ा करता है, एक 8 और दूसरा इंक्रीडेंट 2। फिर 1 और 9 में टुकड़े करता है, एक इंक्रीडेंट 1 और दूसरा 9। इस तरीके से वो टुकड़े करता जाता है और फिर निष्कर्ष उसका निकल के आता है कि a + b का होल स्क्वायर अगर हम इस तरीके से करें, a² + 2ab + b², जो ये रूल है बीज गणित का। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा 3 रूल है बेसिक जो सीखे जाते हैं इस क्लास में, उनमें से इसकी चर्चा की गई और बाद में हमें रूल बताया गया, यानी कि पहले उदाहरण है और फिर नियम है। तो हमने आपको 2 विधियां बताई थी। पहली बताई थी निगमनात्मक और दूसरी बताई थी आगमनात्मक। ठीक है, नी फॉर निगमनात्मक, नी फॉर नियम। अगर नियम पहले बता दें तो निगमनात्मक होगी और पहले उदाहरण बता दें तो फिर आगमनात्मक होगी। तो यहाँ पे पहले उदाहरण बताए गए हैं, फिर नियम बताया गया है, यानी कि ये आगमनात्मक उपागम या पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। पहला, प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा व्याख्यान पद्धति, चौथा है भूमिका निर्वाह। देखो, पीछे हमने एक पेपर में प्रश्न कराया था जिसमें कहा था कि धन के बारे में ट्रांजैक्शन सीखना है, तो वहाँ पे भूमिका निर्वाह का हम लोगों ने यूज़ किया था। वैसे ही यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है, उसके लिए समस्या समाधान विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि समस्याओं का समाधान करना एक अधिक प्रभावशाली उपागम होता है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति का हमारा परिचय कराना है उनको समस्या समाधान पद्धति के द्वारा करेंगे या उपागम द्वारा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 4, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वो रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है, यानी शिक्षक को ये बात पता है, लेकिन फिर भी उसके परीक्षा में 0 अंक आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिला है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में। अब शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसीलिए शिक्षक ने कहा था कि वो समीकरण सही से हल कर सकता है, यानी समीकरण, शिक्षक को विश्वास है तो समीकरण हल करने का कौशल उसके पास है। फिर भी उसका वर्ड प्रॉब्लम में समस्या आई, क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई किया, इसीलिए समीकरण ही नहीं बन पाया, और समीकरण नहीं बन पाया तो हल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6, अनुपात और समानुपात पढ़ाते में सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं करती है और कॉपी एवं पेस्ट, कॉपी एवं इनलार्ज, कॉपी एवं रेड्यूस ये गतिविधि हो सकती है। पहला रूपात्मक आकलन,
दूसरा है समय व्यतीत करने के लिए मज़ेदार गतिविधि, तीसरा है अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, और चौथा है विषय वस्तु पश्च गतिविधि। जैसे किसी चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करते समय जैसे क्षेत्रफल में मैंने बताया था कॉपी, हथेली, इन सब का उदाहरण देंगे। उसी तरह मैडम ने क्या किया कि कंप्यूटर पर संक्रियाएं प्रदर्शित करी, कॉपी पेस्ट किया किसी चीज़ को, दोनों को सेम बनाया, ये अनुपात है, ये समानुपात है। कॉपी किया, इनलार्ज किया, उसको बड़ा किया तो दोनों में छोटे बड़े का अंतर है। फिर कॉपी किया, रेड्यूस किया यानी कि छोटा किया, तो वहाँ पर वो अनुपात बताया जा रहा है कि कैसा अनुपात है, अनुपात क्या है चैप्टर के बारे में। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले या अनुपात को प्रस्तुत करने के पहले, यानी कि ये जो विषय वस्तु की बात हो रही है और ये विषय वस्तु के पहले की बात है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 आएगा। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि वो हल कर रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यदि एक्स वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 63 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो हमें मान दिए गए हैं, एक एक्स वाई का दिया और इनका हमें हल करना पड़ेगा। तो इसी को पहले हम लोग हल करते हैं, इसमें एक्स वाई का मान कहीं बना करके रखते हैं। अब देखो इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी वाई है, तो हम इन दोनों में एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं। अब देखो वाई तो बराबर है इसलिए ख़त्म हो जाएगा, और एक्स 2 है और एक एक्स यहाँ पे है तो एक एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही एक्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और वाई 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आ गई, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63 आ गया है। ठीक है, अब इसमें भी एक्स प्लस वाई है और इसमें भी एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इधर देखो इतने में इंक्रीडेंट में x प्लस वाई चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, और प्लस ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, यानी कि ये 1 आ जाएगा और बगल में हो जाएगा 63। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे प्रश्न में है वो कितनी है, 6, यानी x प्लस वाई और ये हो गया 6 प्लस 1, ये हो गया 63। अब ये हो गया x प्लस वाई गुणा 7 और बराबर में है 63, तो 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर 9। इतना भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपना प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हल करना है। तो x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो हम लोगों ने पहले या दूसरे प्रश्न में अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो 9 का स्क्वायर प्लस नहीं बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, और एक्स वाई की वैल्यू प्रश्न में उन्होंने दे रखी थी कितनी, 6, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, और ये इधर प्लस का था 6 दूनी 12, इधर आया तो माइनस हो गया, और हमें जो अब वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था, और वो वैल्यू है 69। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया है, नहीं आया तो आप कमेंट करें, आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न के बारे में पहले चर्चा की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि फलों की टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके संतरे या एक केले होने की क्या संभावना है। जब यहाँ की कंडीशन होती है तो ये दोनों इक्वेशन जुड़ जाती है, और कैसे प्रायिकता का क्वेश्चन होता है तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास संतरे हैं 3, सेब है 2 और 5 है केले, यानी कुल फल कितने हैं। सबसे पहले हमें कुल ज्ञात करने पड़ते हैं 10, ठीक है। फिर यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लग जाता है, एनसीआर का फॉर्मूला, और वो भी या की कंडीशन है इसलिए प्लस का। अब हमारा फल निकलेंगे कौन से, ठीक है, तो हमारा फल जो निकलेगा वो निकलेगा, पहला निकलेगा संतरा, तो संतरे की बात कर दें तो संतरा हमारा निकलेगा, निकलने वाली क्वांटिटी यहाँ रहेगी, कुल क्वांटिटी यहाँ रहेगी, ठीक है। फिर इनटू करेंगे, अब दूसरे में हमारा कुछ नहीं निकलना तो 0, और तीसरे में हमारा कुल है 5 लेकिन निकलना है 0, और टोटल कितने हैं 10, और उसमें निकलना कितना
1। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ की कंडीशन में प्लस करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरा क्या निकालते हैं, केला। तो अगर यहाँ पे सेब भी कह देता तो इसी तरीके से बनती। अब केला जब निकलेगा तो 3C में से 0 निकलेगा, क्योंकि संतरा नहीं निकालना है, ठीक है। फिर 2C यानी कि टोटल है 2 और निकलना है 0, ये भी। फिर 5C और यहाँ पर निकलेगा अपना 1, लेकिन टोटल कितने हैं 10C1 और निकलना है 1। इस तरीके से कंडीशन रखी जाती है। अब जिसमें 0 होता है उसको सीधा सीधा हम लोग 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अगर आपको कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं आता है तो आप कमेंट कर दें, आपका कॉम्बिनेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा 1 गुणा 5, पहले तो 1 गुणा 1 और लास्ट में हमारा 5, ठीक है, और नीचे वही 10। अब इसको हल किया तो हमारा ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और दूसरा हल किया तो 5 हो गया, और 3 और 5 कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि नीचे हर तो समान है। तो ये हो जाएगी 8/10 की प्रायिकता, ठीक है। इस कंडीशन से आप इसको हल कर सकते हो। और 8/10 को हम कहेंगे 4/5 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, तो 4/5 इसका जो है आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, यदि मैंने 11 से 199 तक की संख्या लिखी तो मैंने 2 कितनी बार लिखा। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो आप 100 तक के 2 गिन के रखें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम चलेंगे 11 से 20। अगर 11 से 20 की अगर हम बात करें तो 2 कितनी बार आता है 2 बार, ठीक है। फिर अगर हम 20 से 30 की बात करें तो कितने 2 आते हैं, तो यहाँ पर हमारे क्योंकि 2 की लाइन है, ठीक है, 21 से 30 में, तो यहाँ पे हमारे 10 आएंगे, क्योंकि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30, 22 में 2 2 आ गए, तो 9 और 1 कितने हो गए 10। अब अगर हम आगे की बात करेंगे 31 से 40, तो इसमें 1 ही बार आएगा 32 में। फिर 42 में आएगा 1 बार, फिर 52 में आएगा 1 बार, फिर 62 में आएगा 1 बार, फिर 72 में आएगा 1 बार, फिर 82 में आएगा 1 बार, और फिर 92 में आएगा 1 बार। तो ये कितने हो गए 2 और 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारे आ चुके हैं, ठीक है। और 1 2 उसमें कम था, 1 2 क्या था कम था। यानी अगर हम 2 की बात करें तो 100 तक 2 आते हैं कितने 20, लेकिन 1 2 1 से 10 तक वाला कम हो गया, यानी ये हो गए हमारे 19, ठीक है। अब हम बात करते हैं 101 से लेकर 199 तक। तो भाई इसमें कौन छूट गया 200 छूट गया, यानी इसमें भी कितने 19, ठीक। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि 122 जो है उसमें 2 बार है, और कहाँ पर 2 बार होता है, और बाकी सब अपना सेम है। तो यहाँ पर जो 2 हो जाएंगे वो हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा बी, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैंने ये 100 तक लिखा है उसी तरीके से आप 200 तक जब आगे लिखते जाएंगे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी जो है आपको ये बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, संकेतन जो एक ट्रेंगल में दिया गया है उसमें दिया गया ए, चाहे वो किसी भी आकार का हो, उसका मतलब होगा a+4। अगर ट्रेंगल का इस्तेमाल किया गया तो ट्रेंगल के अंदर जो भी संख्या होगी उसमें 4 जोड़ना है, तथा संकेतन b चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, इसका मतलब है कि b का स्क्वायर करना है। आज टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा है, जहाँ a और b 2 संख्याएं हैं तब इसका मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो ट्रेंगल में है अपना 3, जिसका मतलब है a+4 करना है। तो 3+4 हम लोगों ने ट्रेंगल का हल कर दिया।
लेकिन उस ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर भी दिया है, यानी उसका वर्ग करना है। ठीक है, फिर दिया है ट्रायंगल में 2, तो देखो 4 तो उसका फिक्स है और वो हो जाएगा 2 + 4, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया। फिर तीसरे के पास चलते हैं। पहले हमें वर्ग दिया गया है, जहाँ पे बताया गया था कि b वर्ग है तो उसका वर्ग करना है, यानी इसका वर्ग कर दिया। और फिर क्या कह रहा है, ट्रायंगल के अंदर हमारा वर्ग का जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है, 4 जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 2 × 4 = 6, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 = 20। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 20 और 6 = 26, और 26 और 9 = 35, और 40 = 75। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर होगा 75। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10, पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित प्रश्न को हल करते समय एक शिक्षिका ने त्रिभुज ABC कुछ इस तरीके से बनाया। तो ये देखो, ये चौकोर बॉक्स होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम है तो हमें थ्योरम का पता ही है कि भाई इस तरीके से होगा, एक कोण समकोण होगा। ठीक है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, एज ए टीचर आपको सोचना है, स्टूडेंट नहीं। ठीक, अब राजन यहाँ तर्क करता है कि त्रिभुज ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया है और इसे बनाने का सही तरीका है ये। अब देखो, क्योंकि हमें जब भी पढ़ाया जाता है तो हम लोग इसी तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, कि ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो जब भी हम हल करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस समकोण त्रिभुज की परिभाषा भी होती है और उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी यूज किया जाता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि एक कोण समकोण होगा, यानी ये भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम को करता है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम को करता है। यानी राजन जो तर्क कर रहा है वो तर्क सही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में जो छवि बनी हुई है समकोण त्रिभुज की वो ये वाली बनी है, लेकिन ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि, क्या कारण है कि राजन की ये गलत धारणा है। पहला ऑप्शन कह रहा है वह लेखन अक्षमता से ग्रस्त है, यानी डिस्लेक्सिया से। दूसरा, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। तीसरा कह रहा है वो ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है। चौथा कह रहा है उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिभुज बनाया होगा जैसे हमने आपको बात बताई, लेकिन नहीं, उसमें जो है विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो ये भूल गया है कि एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है और उसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसने उसका विश्लेषण नहीं किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी को लगा देंगे कि उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह बनाया होगा। नहीं, आप शिक्षक हैं, आप सोचिए कि आप किसी को पढ़ाएंगे तो इसी तरीके से पढ़ाएंगे, नहीं, तो ये आपका मामला यहाँ से गड़बड़ हो सकता है। उस गड़बड़ से बचने के लिए आपको आराम से ऑप्शन पढ़ने हैं और एक टीचर अपने आप के अंदर महसूस करते हुए उस प्रश्न का जवाब देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 11, प्रेक्षण दिए गए 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक, मध्यांक किसे कहते हैं, औसत को नहीं कहते हैं, मध्यांक कहते हैं मध्यका को, मीडियन को। फिर कह रहा है बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, और फिर कह रहा है प्रसार यानी कि रेंज। ये तीनों निकालने हैं और तीनों निकालने के बाद उसका माध्य निकालना है। यानी कितनी सारी बातें एक ही प्रश्न में पूछ ली गई है, क्योंकि ये टीचर का टेस्ट है, आपको मैं फिर बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मध्यका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो हमारे पास 6, 2 है। ठीक है, फिर 9, 1, 2, 3, 9 है। ठीक है, लेकिन उसके पहले 2, 8 है, आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो 2, 8 को हम लिख देते हैं, फिर
3, 9 को लिख देते हैं और फिर एक इंक्रीडेंट बचता है 14। ये आरोही क्रम में हो गया। आप अवरोही में भी लगा सकते हो, लेकिन अब ये सही लिखे गए कम तो नहीं है, इसकी गणना कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मध्यका का फॉर्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद, तो यहाँ पे हमारे पद है 8 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 9, यानी 4.5वां पद। ठीक है, तो 4.5वां पद का मतलब होता है चौथा प्लस 5वां पद बटे 2। तो चौथा हमारा पद जो है 1 2 3 4 और ये है 5, तो 8 + 9 बटे 2। अब देखो दोनों में 1 का अंतर है, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 8.5। ये हमारी हो गई क्या, मध्यका। अब हम अगली बात करते हैं कि बहुलक। बहुलक होता है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बहुलक बहुत सिंपल है, क्योंकि ये खुले आकृति है, व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल श्रेणी। तो इसमें जो बहुलक का तरीका होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, देखो 6 2 बार, 8 2 बार, 9 3 बार और 14 2 बार, तो सबसे ज़्यादा आया है 9। ठीक है, तो बहुलक हो जाएगा 9। अब हमारे पास तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है प्रसार। ठीक है, जिसे रेंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 14, और सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 6 का अंतर जो होता है वो होता है रेंज। अब उसने कहा इन तीनों का औसत। ठीक है, तो औसत में क्या होता है, पदों का योग। पहले हमारा मध्यांक 8.5, फिर हमारा बहुलक यानी कि 9, और फिर हमारा प्रसार यानी कि 8। और कितने पद हैं, 3। अब इनको जोड़ें तो 8 और 9 17 और 8 25, ये हो गया 25.5। और इसमें जब 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 8.5, जो आपका यहाँ पे जवाब होगा। और 8.5 हमारे ऑप्शन 3 में दिया है। इस पेपर में थोड़े से प्रश्न बड़े हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतें और आराम से प्रश्नों को देखते जाएं, तभी आपको प्रश्न करना आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, x² - y² प्लस xy प्लस y माइनस z² प्लस 2yz माइनस z। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पर y² है, यहाँ पर z² है, यहाँ पे 2yz है, तो हम यहाँ पर इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे, पहले लिखेंगे x², फिर लिखेंगे माइनस y², फिर लिखेंगे माइनस z², फिर लिखेंगे प्लस 2yz। ठीक है, और बाकी के इंग्रेडिएंट कौन कौन से बचे, बाकी के इंग्रेडिएंट बचे x प्लस y माइनस z। ठीक है, अब इतने इंग्रेडिएंट में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, तो अंदर जो हमारा बचने वाला इंग्रेडिएंट यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका x² माइनस आ गया इधर y² माइनस z² प्लस या माइनस 2yz। ठीक है, ये भी प्लस का y² प्लस z² माइनस 2yz, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस x प्लस y माइनस z। अब अभी मैंने पीछे आपको बताया था x² प्लस y² प्लस 2xy या a² प्लस b² प्लस, ये तो a प्लस b का था, अगर a माइनस b का करेंगे तो बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो x² माइनस, तो ये बन जाएगा अपना y माइनस z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x प्लस y माइनस z। अब ये अपना जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा
वो लगेगा अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका खोलने पर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी के आधार पर करते एक बार लिखते हैं एक्स पहले प्लस वाला तो वाई माइनस जेड। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं तो एक्स माइनस लगाना अब हमको और वाई माइनस जेड। ठीक है, अब आप कहोगे उसमें तो ब्रैकेट नहीं लगाए, इसमें क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है बाहर, यहाँ तो प्लस था, अब यहाँ माइनस है, तो इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट अपना एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। ठीक है, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब ये एक इंग्रेडिएंट है और ये एक इंग्रेडिएंट है, दोनों क्या है? सेम है, तो इनको कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये कॉमन हो गया। और इसको कॉमन करेंगे तो इधर हमारा जो बचेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और इसको पूरा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो पहला गुणनखंड तो हमारा हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरा हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। भाई जब उनको अर्थ समझने में ही कठिनाई है तो मैं तो नहीं कहता कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा कह रहा है समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं भाई। फिर तीसरा कह रहा है समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रट कर याद करने पर बल देना चाहिए, जबकि एनसीएफ 2005 आपको रट कर याद करने के लिए मना करता है। ये ऑप्शन तो आप धड़ल्ले से बाहर कर सकते हो। फिर चौथा कह रहा अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, जिक्सा पहेली आदि बनाना और उनको हल करना। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या 14, दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सर्वाधिक है? बदलाव की बात कर रहा है। ठीक है, कमी या अधिक की बात नहीं कर रहा है। हो सकता है आगे चल के कमी या अधिक की बात करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपका 3.5 है और ये 3 है, 3.5 और 4 के बीच में यानी 3.75 है। ठीक है ना, और ये 3 है यानी 0.75 का बदलाव है। ठीक है, फिर ये 3.5 पे है और ये 4.25 पे है, यानी कि ये भी आपका 0.75 का बदलाव है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका 4.25 पे है और ये 4.25 पे है, 4.25 और 4.25, यानी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि 1.5 का बदलाव है। फिर ये है आपका 4.25 पे और ये आपका है 3.75 पे। तो यहाँ पे आपका बदलाव कितना हो गया? ये है 4.75, ये 4.75 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बदलाव कितना हो रहा है और यहाँ पे दे रहा है 3.75। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बदलाव हो रहा है वो ये है इस लाइन के ठीक 3.75 है। ठीक है, और ये आपका 4.75 है। ठीक है, और ये आपका 4.25 है ना, 4.25। तो यहाँ पर अंतर है अपना केवल 0.50 का। ठीक है, और अब यहाँ से देखेंगे तो यह 3.75 लिख ही दिया इसको, और इसको लिख देते हैं 4.25। तो यहाँ पे भी 50 पैसे का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 4.75 और 3.75 में 1 का अंतर है।
तो वो बदलाव की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कमी की कहता तो सर्वाधिक कमी यहाँ आती, और वृद्धि की कहता तो फिर वृद्धि में हम देखते कि वृद्धि कहाँ हो रही, उसको लेते, लेकिन उसने कहा कि बदलाव, तो बदलाव आया है अप्रैल और मई में, ठीक है, पहले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। यदि x में 10% की वृद्धि की जाए तब y में कमी आएगी। तो देखो, वृद्धि करने पर एक सवाल पीछे भी मैंने शायद कराया था, तो इसके लिए मैंने बताया था कि मान लो कि वो संख्या 100 है, ठीक है। अब इसमें 10 की वृद्धि कर दी तो ये कितनी हो गई, 110। और पुरानी संख्या हमें जो प्राप्त करनी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 10 की। अब तो y में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10/110 गुणा 100, तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा 100/11, जिसको हम कह सकते हैं 11 9 99, बच गया 1 और 11, 9 सही 1/11%। यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है। शॉर्टकट ये है x और ये 100 + x × 100, ठीक है। ये प्लस वाला माइनस भी हो सकता है, और ये इसको बनाया गया है, इसकी वैल्यू है x, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती है, सममित यानी सिमेट्री, कि उसके कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो, हम आपको बता दें, पहले हम लोग इसको ऐसे बांट दें तब भी ये बराबर रहेगा, ठीक है। अब मैं अभी दो पार्ट में आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए दो बना रहा हूँ, नहीं तो एक ही में पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है। अब हम इसको ऐसे भी बराबर बांट दें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर रहेगा। तो इसको यहाँ पर खींच दें तो ये चारों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे, और चारों हिस्से बराबर होंगे तो कितनी रेखाएं हम लोगों ने खींची, 1 और 2, यानी इसमें 2 सममित रेखाएं होगी, 2 सिमेट्री लाइन होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 17, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाजित हो। 18 से मतलब इनका निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकलने के बाद इनको एक पूर्ण वर्ग भी बनाना है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले पेपर में चर्चा करी थी कि 68,601 संख्या है जिसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 10, 12, 15, 18, जिसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। पहले हमें 2 का ही भाग लगाना, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 2 का भाग गया 5 बार, ये गया 6 बार, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया। अब फिर हमें 2 का भाग लगाना है जब तक 2 का ख़त्म ना हो जाए, कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9। अब हम लगाएंगे, 2 का सिस्टम ख़त्म हो गया, 3 का लगाएंगे। 5 में जाएगा नहीं, इस 3 में एक बार जाएगा, और 15 में 3 का भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3। अब फिर 3 का जा रहा है, चाहे 1 में भी जाए हमें लगाना है, ठीक। 5, 1, 5, 1। अब हमारा जो भाग जा रहा है केवल 5 में जा रहा, ठीक है। अब अगर अभी हम इनका गुणा करा दें तो ये एलसीएम बन जाएगा, और गुणा इधर से कराओगे तो आपको जल्दी बात समझ में आएगी। तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना 90, दूना 180, ठीक है। ये तो हो गया एलसीएम, जो पहली शर्त है कि इनसे विभाजित होए। अब वो कह रहा पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। वर्ग होने के लिए 2-2 के जोड़े बनते हैं, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, और इस जोड़े में हमें 1 5 की आवश्यकता है। तो हम इसको 5 से गुणा करा देंगे तो हमें संख्या मिलेगी कितनी, 900, ठीक है। और ये 900 एक वर्ग संख्या होगी जो होगी 30 की, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 4 - 2 - 9 की घात 0 + 3 की पावर 2 भागे 1 + 3। तो जब किसी संख्या की पावर 0 होती है, यानी a की पावर 0, तो इसका आंसर होता है क्या, 1। पहले आपको ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट भी सॉल्व किया जाता है सबसे पहले। तो ये हो गया 4 - 1,
प्लस 3 का स्क्वायर 9 भागे 1 प्लस 3। तो सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है और फिर घटाव कर सकते हैं या जोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, डमास होता है। मेन चीज़ आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, फिर आप जोड़ करें और फिर आप घटाव करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाग की प्रक्रिया करेंगे क्योंकि भाग दिया गया है। -1 और 9 में 1 का भाग जाएगा 9 बार प्लस 3। अब हमें जोड़ने का काम करना है। देखो यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब ये नहीं है सारी संख्याएं माइनस है। देखो इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह प्लस का है, इसका माइनस का है, इसका कुछ नहीं तो प्लस का है। तो प्लस का 3 प्लस का 9 यानी कि 12 और प्लस का 4 यानी कि 16 और माइनस का 1 यानी हमारा आंसर क्या हो गया 15। ठीक है, थोड़ा पेपर आज लेंदी जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या 19, आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें CA बराबर CB है, यानी ये और ये बराबर है। यानी कि जिस जो दो भुजाएं समद्विबाहु की जो बराबर होती है उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब कह रहा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, तो देखो BC को D तक बढ़ा दिया गया है। यदि CE भुजा BC पर लंब है और CE क्या है, इस भुजा BC पर एक लंब है। ठीक है, इस प्रकार कैसे, यहाँ पे 2 लाइन मिसप्रिंट है, तो यहाँ लिखा है एंगल D बराबर 1/2 एंगल E। ठीक है, और फिर लिखा है 1/2 एंगल A। ठीक है, अब इसको आप पहले रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि एंगल DEA को हम इस तरीके से बना लें कि अपना एक कन्फ्यूज़न कम हो जाए। तो एंगल D अनुपात एंगल E और अनुपात एंगल A, यहाँ से हम एक अनुपात जनरेट कर सकते हैं। और जब इनके साथ में नंबर होते हैं तो इनको उल्टा लिख दिया जाता है, ये 2/1 और ये भी 2/1, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, सबके नीचे 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल हम लोग इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि D हमारा एंगल जो x हो गया और E हमारा एंगल हो गया 2x। ठीक है, और ये जो एंगल हमारा A है वो भी हो गया 2x और ये जो एंगल है वो भी हो गया 2x, क्योंकि दोनों एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता है एंगल ECD में ये जो लंब है ये इसको 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा 90 प्लस x प्लस 2x बराबर 180। तो 90 इधर जाके घट जाएगा, तो हो गया 3x बराबर 90, तो हमारा x बराबर हो गया 30। अब हम जो चाहे वो मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमसे जो मान पूछ रहा है वो पूछ रहा है ACB नहीं ACD पूछ रहा है, और यह है AC और D, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब आपको यहाँ पे एक थ्योरम में बता दूं कि इस तरीके से ट्रायंगल होता है, जो बाह्य एंगल है ये आंतरा अभिमुखी कोण के योग के बराबर होता है। अब करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब योग के जब बराबर होता है तो हमारा यहाँ पर यह है 2x, x की वैल्यू क्या थी 30, यानी इसकी वैल्यू हो गई 60 और इसकी भी वैल्यू हो गई 60, और इन दोनों का योग कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया फिर से कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 20, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई, इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी शॉर्टकट सोचेंगे कि शॉर्टकट लग जाएगा।
शॉर्टकट तब लगता जब आयतन की बजाय क्या होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, और शॉर्टकट वहाँ भी लगना मुश्किल है। तो हमें पहले तो आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको वापस इसी को बनाना है, तो पाई हो गया। अब आर में वृद्धि करें या व्यास में वृद्धि करें, बात एक ही है। तो आर की हम यहाँ पे वृद्धि लिख देते हैं कि आर हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 + 25/100। ठीक है, अब एच में उन्होंने क्या किया, एच को एच लिखा, और उसमें उन्होंने कमी की, लेकिन कितने प्रतिशत की हमारे को पता नहीं, तो हमने उसको एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये पाई तो कैंसिल हो जाएगी, ये आर भी इनका कैंसिल हो जाएगा, और एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये यहाँ पे वर्ग वाला आइटम बचेगा। इसको हम काटे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप जोड़ के देख भी सकते हो। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, तो ये आ जाएगा 5/4 का वर्ग। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - x/100। अब ये चीज़ भाग में जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 4/5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर बचेगा 100 - x/100। तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर 100 - x/100। अब आप करने को तो इसको छोटा कर सकते हो, जैसे 25 है, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर काट सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है। तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 16 चौके 64 तिर्यक गुणा करने पर, और ये हो गया बराबर में 100 - x। अब x इधर आ जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, और ये 64 इधर चला जाएगा, तो 100 - 64, तो x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर 36% की ऊंचाई में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्या, 21 संख्याएं 3.75 गुणा 10 की पावर -7, 3 सही 3/4 गुणा 10 की पावर -7, फिर लिखा है 375 गुणा 10 की पावर -9, फिर लिखा 3/8 गुणा 10 की पावर -7। अब देखो 10 की पावर -7 इसमें भी है, 10 की पावर -7 इसमें भी है, 10 की पावर -7 इसमें भी है, लेकिन पहले हम देखें कि क्या ये बराबर है। तो देखो ये तो 3.75 है, और इसका अगर हम डेसिमल में बदलें तो आप इतने ही हिस्से में भाग लगा लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जब भाग लगाओगे तो 0.75 आएगा, तो ये भी हमारी 3.75 गुणा 10 की पावर -7, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें अभी हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल में बदली हुई है। फिर इसको देखते हैं, 3/8 में भाग लगाते हैं। तो 3/8 में जब भाग लगाएंगे, 3 में 8 का भाग लगाएंगे, तो पहले दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो 8 तिहाई 24 बच गया 6, 8 सत्ते 56 बच गया 4, और 8 पंजे 40। तो इसका आ रहा है 0.375 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, अब कह रहा कौन सी संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है। तो देखो इधर वाली जो हमने संख्या लिखी थी, इसमें 3 के बाद तो दशमलव पहले से ही है, ठीक, और ये 7 के बाद, और तो कितने के बाद हो गया, 10 के बाद, लेकिन हमें कितने के बाद चाहिए, 9 के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये राइट होने की संभावना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पर जो गलती की क्या संभावना है,
3/4 में 0.75 आ गया, ये तो 3.75 हो गया, ये जो है 0.375 है और ये है 375 है। अगर इसमें से 2 कम कर दे तो ये भी 3.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हमारी आ रही है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो जो ये 3/8 वाला है, इसी में जो है डेसिमल 10 तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पे बता रहा है और 3 इसमें 10 जा रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। अब जिसको लंबी प्रक्रिया करनी हो वो इस तरीके से एक एक पॉइंट को हल कर सकता है। ये जो 10 की पावर -7 है, अगर कोई पावर ऐसे है जिसकी पावर m है तो इसको 1/a की पावर m करके पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे 1/10 की पावर 7। तो अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 7 जीरो हैं और यहाँ पे 0.2 है। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पॉइंट जब लगाने की कोशिश करेंगे, 2 के बाद पहले से ही है और 7 और बढ़ाना है, तो हो जाएगी 0.0 1 2 3 1 2 3 और 3 7 5। तो यहाँ पे देखो ये आंसर इसके बराबर है। अब इसको जब हमने पॉइंट बदल लिया 3.75 आया, तो 3.75 ये भी है, -10 की पावर 7 ये भी है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। ठीक है, अब अगर ये 375 है, अगर इसमें से हम 2 इसको दे दें तो ये भी 3.75 हो जाएगी और ये 10 की पावर -7 बनी रहेगी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट होगा, जो इसका आंसर बराबर नहीं है। इसमें 10 के बाद दशमलव जा रहा है, देखो 3 के बाद दशमलव यहाँ था और 7 इसमें दे ही रहा है, तो 7 और 3 कितने हो गए 10। तो इसीलिए ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि n संख्याएं दी गई है जहाँ n बड़ी है 1 से, जिनमें से एक संख्या 1 - 1/n है तथा शेष सभी 1 है, तो इन n संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जब संख्याएं n होती है तो उनका माध्य होता है n - 1/n, और ये संख्याएं जो होती है n जो है वो 1 से सभी बड़ी होती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है सलमान -3 - 4 बराबर लिख देता है +7 को हल करता, इस त्रुटि का कारण है। पहला, सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। भाई इसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो समान प्रकार के हल करके क्या कर लेगा। दूसरा कह रहा है सलमान को पूर्णांकों का गुणनफल के संकल्पना समझ में नहीं आई, ये गुणनफल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो -3 और -4 लिखा है। फिर लिखा है सलमान लापरवाह है। भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हम उसको लापरवाह कैसे कहते हैं। फिर कह रहा है सलमान को पूर्ण अंकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट की वजह से वो मात खा रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 के साथ हम लोग जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है समस्या समाधान पद्धति है। पहला प्रश्न है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। दूसरा, विद्यार्थी को खुली समझ वाला बनाते हुए गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मक और खोज परक गणितीय प्रवीणता और सृजनात्मक और खोज परक चिंतन विकसित करना। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है कि गणितीय बोध पहले तो समझ में आना चाहिए, फिर विचार और फिर तकनीक के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश करना समस्या समाधान पद्धति कहलाती है। पिछले पेपर में भी एक पद्धति की बात हुई थी, अंतिम प्रश्न था, जरूर से देखें अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। इसी तरीके से सारी समस्याएं आपकी जब सिंगल होती जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आते जाएंगे। बुक्स में इतना डिटेल वाइज नहीं दिया गया है कि सारी चीज़ें आपको जोड़ के एक जगह दी गई हो, तो बहुत ही सावधानी से अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 25, श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों
गणित प्रयोगशाला गतिविधि ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो श्री मनीष क्या कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि अगले प्रकरण पर पढ़ाने से बच सकें जो उनकी रुचि का नहीं है। भाई एक टीचर ये कभी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर लिखा है केवल गति बोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, नहीं। फिर लिखा है सभी अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो अपना जो यहाँ पर ऑप्शन है तो इसके साथ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं जिनको आसानी से समझ में नहीं आता है, तो पहले वो उदाहरण दे करके उस विषय वस्तु के पूर्व की प्रक्रिया को करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा तो कभी नहीं हो सकता कि वो विद्यार्थियों के बारे में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जो जानते ही नहीं हैं उनके बीच में आप प्रसिद्धि क्या पाएंगे, ठीक है। उनको तो जो आप देंगे उसी में वो लोग खुश रहेंगे, ठीक है। जैसा आप बताओगे वैसा ही वो लोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 26 लिखा है a बराबर 3/4 भागे 5/6, b बराबर 3 भागे ब्रैकेट में लिखा है 4 भागे 5 भागे 6, फिर लिखा है c बराबर 3 भागे 4 भागे 5 भागे 6, फिर लिखा है d बराबर 3 भागे 4 ब्रैकेट भागे 5 भागे 6। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए हैं और फिर पूछ रहे हैं कि कौन कैसे कैसे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि a का हल निकालते हैं। a का हल निकालते 3/4 भागे 5/6। तो पहली बात तो इसको हम गुणा में बदल देंगे, ठीक है, 6/5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर देगा आपको कितना, 6×3 18 कह सकते हैं और 18/20 कह सकते हैं, और फिर छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। ये हमारा पहला हल हो गया। अब हम दूसरे हल की बात करें तो बी में चलते हैं। 3 भागे, पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4/5, और फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और इन दोनों को अगर गुणा करेंगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणा 15, 5×15/2, तो ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। दूसरा हमारा आया। अब हम चलते हैं सी की तरफ। तो सी में पहले छोटा ब्रैकेट यानी 3, और भागे का मतलब गुणा में तो बदलना ही है, 4/5 है, और गुणा में बदलेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और गुणा ये 1/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5/8। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी हो गया। अब हम चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसमें उन्होंने दिया है 3/4 और ब्रैकेट में दिया है 5/6। तो पहले तो हमें ब्रैकेट करना रहता है, तो ये करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब इसके पहले भाग है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये भाग को आप ऐसे लिख दो, आपका काम सरल हो सकता है, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये भी आ गया 5/8, ठीक है। तो हमारे पास जो डी में क्या हुआ 5, ये 1/4 किया, और ये 8 हो गया, ये 5/6, और ये 3/4। तो 5/6 हम लोगों ने किया, फिर ये ब्रैकेट के बाहर 4 है तो ये हो गया 20/6, और 20/6 हम लोग इसको लिखेंगे तो ये जाएगा 3 गुणा 6/20, तो ये हो गया 6×3 18/20। यह कुछ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की, तो ये हो गया 9/10, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है, पहला कह रहा है ए और डी बराबर है, ए में 9/10 है और डी में भी 9/10 है, एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा प्रश्न संख्या 27, सीमा, अनीस, आशा और टेसी को व्यंजक दिए गए व नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपका डमास का काम होगा, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सबसेक्शन। और यहाँ पर इन्होंने चारों ने सवाल हल किया है। तो पहले तो देखो इसका भाग होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसका निकालें तो इधर का तो ये गुणा है, ठीक है, वो गुणा ही रहेगा, और इधर का ये भाग। फिर से कर लेते हैं, पहले सीमा का करते हैं। फिर कह रहा है इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया है, तो जिसका सही आ जाएगा वहीं छोड़ देंगे। तो ये 4 गुणा 1 प्लस 8 भागे 2, तो हमें भागी करना है। तो 8 भागे 2 कितना होता है, 4। तो ये हो गया 4 एकम 4 और ये 4, यानी कि 8। यहाँ पे जो हमारा सवाल सही है वो सीमा का है, इसलिए हम सारे हल करने की बजाय जहाँ हमारा आंसर आ जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। अगर ये कहता कि किसका गलत है तो फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 28, 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था घातांक का इकाई अंक निकालना। जब घातांक के बारे में अगर आपने नहीं समझा है तो आप कमेंट कर दें, घातांक जिस अंक पे लगी हो घात, और यह है घात। तो 2, 3, 7, 8 जो अंक होते हैं इनके लिए मैंने बताया था कि घात में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल होगा उसमें जो है हम नई घात उसको बना देंगे। तो यहाँ पर जब 96 में 4 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल हमारे पास बचेगा, यानी 3 की नई घात हो जाएगी 2, और इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 की विभाज्यता क्या कहती है कि इकाई अंक पर 0 या 5 हो। हम मान लो या 0 तो है नहीं, अब अगर 5 का भाग देंगे 9 में तो हमारे पास शेष बचेगा 4, ठीक है। तो पहले इसमें घातांक का इकाई अंक निकालना है, फिर 5 की विभाज्यता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो प्रश्न होगा वो टीचर के लिए होगा, न कि स्टूडेंट के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसके लिए हम लोग चलते हैं। और ये प्रश्न बढ़िया क्यों है, इस पे हम इसलिए देखते हैं कि यहाँ पर भिन्नों में आदमी सभी भिन्नों में भाग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अंश और हर में अंतर पूरी भिन्नों में अगर बराबर है तो हम अंशों के अनुसार आरोही क्रम में लगा सकते हैं। पहले देखते हैं 99/100 1 का अंतर, 68/69 1 का अंतर, 24/25 1 का अंतर, 10/11 1 का अंतर। तो हमसे पूछ रहा सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटा अंश 10/11 का 10 है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है, अंश और हर का अंतर जब बराबर होगा तब ये क्वेश्चन उसके अंशों के अनुसार आरोही क्रम में लगाकर हम अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 की तरफ। अब हमारा प्रश्न संख्या 30, आकृति में त्रिभुज PQR और TQR दर्शाया गया है, जिसमें कह रहा है PQ जो है वो TR के बराबर है और PR जो है वो TQ के बराबर है। तो यानी कि हम ये कहें कि PR और QT बराबर है, ठीक है। दूसरी तरफ हम कहें PQ, ये P और ये Q, और ये किसके बराबर है, ये TR के बराबर है, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। और यहाँ पर हम कहें कि साइड एंगल, सर्वांग समता का थ्योरम अगर लगाते हैं, भुजा और कोण, तो ये कोण जो दिया गया है और इसका जो ये कोण है ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले भुजा, फिर भुजा और फिर कोण। तो यहाँ पर ये जो दोनों PQR है और TRQ है, ये दोनों भी अपने क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पे जो हमारा कथन निकलेगा वो निकलेगा ट्रेंगल पी क्यू आर, ये हो गया हमारा, और ट्रेंगल किसके, टी आर और क्यू, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। यानी ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगले वीडियो का इंतज़ार भी करें और कमेंट ज़रूर करें।